हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज मैं जनरल साइंस का पार्ट 6 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित प्रश्न है, मतलब वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा वीडियो को जो है स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में लेकर आए हैं, टोटल जो 60 प्रश्न हैं, तो जितने भी प्रश्न हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो का स्किप न करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य केवल तभी किया जाता है जब कोई बल क्या उत्पन्न करता है। तो जब कोई बल जो है क्या उत्पन्न करता है, वो गति उत्पन्न करता है। जब कोई बल जो है गति उत्पन्न करता है तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार जो है कार्य केवल तभी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा कुल कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा कुल कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कहलाती है अस्थितिज ऊर्जा। क्या? अस्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य लोकोमोटिव के पहियों पर हो सकता है? तो कौन सा कार्य हो सकता है? वो है यांत्रिक कार्य चाल। ठीक है दोस्तों, क्या? यांत्रिक कार्य चाल। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो अन्य नाम जो है रासायनिक ऊर्जा को दिया गया है रासायनिक बंधन की ऊर्जा। क्या? रासायनिक बंधन की ऊर्जा। अगला प्रश्न है, द्रव ऊर्जा के तुल्य होता है। क्या होता है? द्रव ऊर्जा के तुल्य होता है, चाहे द्रव किसी भी रूप में हो। किसने प्रदर्शित किया था? तो यह जो प्रदर्शित किया था आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो वह क्या कहलाता है? वह ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा को तो न नष्ट किया जा सकता है, न ही पैदा किया जा सकता, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 1876 में प्रथम आंतरिक दहन इंजन किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? वो है निकोलस अगस्ट ऑटो ने। निकोलस अगस्ट ऑटो के द्वारा जो है प्रथम आंतरिक दहन इंजन विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सन 1890 में आंतरिक दहन इंजन का डिजाइन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो है रुडोल्फ डीजल के द्वारा। रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है 1890 में आंतरिक दहन इंजन का डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, संसार के सभी देशों द्वारा कुल ऊर्जा खपत का कितना गुना सूर्य की किरणों पृथ्वी पर प्रतिदिन प्रदान करती है? तो कितना गुना करता है? वो है 50,000 गुना जो है संसार के सभी देशों द्वारा कुल ऊर्जा खपत का जो है 50,000 गुना सूर्य किरणें पृथ्वी पर प्रतिदिन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति है? तो है सौर सेल। सौर सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, सौर प्रकाश में किसे रखने पर विद्युत उत्पन्न करती है? तो किसे रखने पर? तो है सेलेनियम की परत। सेलेनियम की परत को जो है सौर प्रकाश में रखने पर जो है विद्युत उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? तो सबसे पहला व्यवहारिक सौर सेल जो बनाया गया था 1954 ईस्वी में बनाया गया था। कब? सन 1954 में। अगला प्रश्न है, आजकल सौर सेल किन अर्धचालकों से बनाए जाते हैं? तो आजकल जो है सौर सेल जो है वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन और गैलियम के अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? सिलिकॉन और गैलियम। अगला प्रश्न है, कितनी दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं? 100%। अगला प्रश्न है, वह दृढ़ छड़ क्या कहलाती है जो किसी भी बिंदु के चारों ओर घूम सकती है? तो वो कौन है? लीवर है। लीवर जो है वो किसी भी बिंदु के चारों ओर जो घूम सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस बिंदु के चारों ओर छड़ घूमती है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु के चारों ओर छड़ घूमती है उसे कहते हैं आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है VVI बता रहे हैं। आप वीडियो को जो है स्किप मत करें, हम बार बार बोलते आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, आलंब व लगाई गई शक्ति के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? आलंब व लगाए गई शक्ति के बीच की दूरी की जो है उसे शक्ति भुजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति भुजा। आलंब व भार के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? आलंब और भार के बीच की दूरी को जो है भार भुजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भार भुजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैंची, तुला की डंडी, सड़सी या साइकिल का ब्रेक किन श्रेणी में लीवर है? तो किस श्रेणी के लीवर है? वह है प्रथम श्रेणी के। ये एग्जाम में आता है, VVI प्रश्न है। तो दोस्तों इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे। कैंची हो गया, तुला की डंडी हो गया, सड़सी हो गया, साइकिल के ब्रेक हो गया, ये जो है प्रथम श्रेणी के लीवर में आते हैं। अगला प्रश्न है, सुपारी काटने का सरौता। सुपारी काटने का सरौता, पहिया, कब्जे पर घूमता दरवाज़ा। कब्जे पर घूमता दरवाज़ा किस श्रेणी के लीवर है? तो किस श्रेणी के लीवर है? वह द्वितीय श्रेणी के लीवर है। अगला प्रश्न दोस्तों, चिमटा किस श्रेणी का लीवर है? तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी के लीवर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आते हैं। कन्फ्यूजन आप जो है नहीं रखिएगा, कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो श्रेणी के लीवर है उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूजन दूर हटा दें। चिमटा किस श्रेणी में आते हैं? तृतीय श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्षितिज से किसी कोण पर झुका तल क्या कहलाता है? तो क्षितिज से किसी कोण पर झुका हुआ तल जो है अनंत कहलाता है। अनंत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा को उदाहरण है? तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी का ऊर्जा जो होता है, पानी की ऊर्जा जो होती है अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसका? अस्थितिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा के उदाहरण है? तो किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? वो है अस्थितिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण किस रूप में करता है? तो करता है, डायनमो जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। यह भी एग्जाम में आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है,
संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो शक्ति का जो है ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति कितनी होगी? तो कर्ता की जो शक्ति होगी वर्क बाय टाइम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वर्क बाय टाइम। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। अगला प्रश्न है, शक्ति की मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? तो शक्ति की मात्रक जो है वाट जो है वो रखा जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। किसके सम्मान में? जेम्स वाट के। अगला प्रश्न है, वाट का मान किसके समतुल्य होता है? तो वाट का मान जो होता है किग्रा मीटर स्क्वायर और सेकेंड क्यूब होता है। तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट कितने वाट के तुल्य होता है? 1 किलोवाट जो होता है वो होता है 1000 वाट के तुल्य होता है। कितने? 1000 वाट के तुल्य। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? तो 1 मेगावाट जो होता है वो होता है 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है? तो शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति, जिसको बोलते हैं तो हॉर्स पावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है, अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होते हैं? तो कितने होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, वाट सेकेंड कितने जूल के तुल्य होता है? तो वाट सेकेंड जो होता है 1 वाट गुने 1 सेकेंड, मतलब 1 जूल के तुल्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 वाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है? 1 वाट घंटा जो होता है वो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। दोस्तों यह से जितने प्रश्न बता रहे हैं वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है? वो होता है 1000 वाट घंटा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, जब विस्थापन बल लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? जब विस्थापन जो है लंबवत दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होता है? तो जूल में हुआ 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जो है जूल में होगा 9 गुने 10 के पावर 13 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण जो है E = mc²। क्या होता है? mc²। अगला प्रश्न है, एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, उसका शक्ति क्या होगी? उसका शक्ति क्या होगा? 10 वाट होगा। बताए थे आपको P = बताए थे आपको दोस्तों वर्क बाय टाइम। तो वर्क कितना है? 100 जूल है। 100 जूल को 10 सेकेंड नीचे है, 1 शून्य से 1 शून्य बचा, कितना? 10 वाट बचा। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है,
एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? तो किसकी गतिज ऊर्जा? हल्के पिंड का। जो हल्का पिंड रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिक रहेगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो मानव द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो अस्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनाता हो तो किया गया कार्य है। किया गया कार्य क्या रहेगा? अधिकतम होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड क्या दोबारा अपने प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। जब दो लचीदार पिंड जब आपस में टकराते हैं तो दोनों पिंड जो है दोबारा अपने प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट के सिद्धांत का कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों यह VVI प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। तो नए संवेग का मान क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक मान से दुगना, प्रारंभिक मान जो होगा उससे दुगना होगा। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में ये भी आता है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m तो m एवं p पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? p/2m। p/2m हुआ गतिज ऊर्जा बराबर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की किसका संवेग अधिक है? तो संवेग किसका अधिक होगा? भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करती है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करती है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कैसा है उस पर जो है वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करती है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ज़मीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी कुल ऊर्जा अस्थिर रहती है। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो का प्रश्न जो था वो समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।